Hello, Assalamualaikum class. Welcome back to week number 3. In today's lecture, we will cover the topic of coping with change in software engineering. How we handle change in our software engineering, how we handle change during software development process, and how we handle change after software development, and how the software is old and we handle change in it. Okay, first one, coping with change. Coping is inevitable in all the range of the software project. कभी भी हम चेंज को कंट्रोल नहीं कर सकते, कोई लेवल नहीं है चेंज का कंट्रोल करने का. विद द पैसेज ऑफ द टाइम सॉफ्टवेयर में चेंजेस आती जाती हैं और हमें उन चेंजेस को कोप करना होता है अपने सिस्टम के साथ. हमें उन चेंजेस को इम्प्लीमेंट करना है अपने सिस्टम में. हमने उन चेंजेस को यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करना है. Business change lead to the new and the change system requirement. New technologies open up new possibilities for improving implementation. Changing platforms require application changes. कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी बेसिक थिंग्स हैं जिनकी वजह से चेंज हमारे सिस्टम में आती है. फर्स्ट वन इज द बिजनेस चेंज. में भी ऐसा हो सकता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस चेंज होने की वजह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही है, और जब आपकी रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है तो इसका क्या मतलब है कि आपका सॉफ्टवेयर वहाँ पर चेंज हो रहा है. न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ जाती हैं, ओल्ड टेक्नोलॉजीज़ जो होती हैं वो वेयर आउट हो जाती हैं. जब भी टेक्नोलॉजी इवॉल्व करती है आपको उसके अगेंस्ट चेंज करनी पड़ती है अपने सिस्टम की रिक्वायरमेंट, अपने सिस्टम की स्पेसिफिकेशन. प्लेटफॉर्म चेंज हुआ है, आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया है और उसको डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे डिप्लॉय करना है. इसका क्या मतलब आपके सॉफ्टवेयर पे चेंज आ रही है और आपने उस चेंज को हैंडल करना है. आपने एक ही सिस्टम बनाया है, मोबाइल फ़ोन के लिए भी वही, आपने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी बनाया हुआ है, और वही वाला जो सिस्टम है आपने किसके लिए बनाया हुआ है, एंड्रॉयड के लिए बनाया हुआ है. चेंज लीड्स टू द रीवर्क, सो द कॉस्ट ऑफ चेंज इंक्लूड बोथ रीवर्क. हमेशा जब भी आपने चेंज इंप्लीमेंट करनी, इसका क्या मतलब आपने कोई काम दोबारा करना है, तो चेंज हमेशा क्या इंट्रोड्यूस करती है, रीवर्क को इंट्रोड्यूस करती है. रीएनालाइजिंग रिक्वायरमेंट एज वेल एज द कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द न्यू फंक्शनैलिटी. आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को रीएनालाइज करते हैं और कॉस्ट जो होती है वो बजट डिफाइन करते हैं. जब आप चेंज इंप्लीमेंट कर देंगे, यूज़र की चेंज को कोप करके उसको न्यू फंक्शनैलिटी के फीचर्स देंगे उसके सॉफ्टवेयर में, तो आपकी कॉस्ट क्या होगी. नेक्स्ट, रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर रीवर्क. अब क्योंकि आपके सिस्टम में चेंज आ रही है, इसका क्या मतलब आपको रीवर्क करना पड़ेगा और उस रीवर्क पे कॉस्ट लगेगी. डेफिनेटली आप कोई काम करेंगे उसकी कोई ना कोई कॉस्ट लगेगी. डेवलपमेंट कॉस्ट आपकी सॉफ्टवेयर में आएगी. उस डेवलपमेंट कॉस्ट को, उस रीवर्क की कॉस्ट को रिड्यूस किया किस तरह जा सकता है, उसके लिए कुछ पॉइंट्स डिस्प्ले किए हूँ, एक्सप्लेन मैं उनको करती हूँ. चेंज एंटिसिपेशन वेयर द सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस इंक्लूड द एक्टिविटीज़ दैट कैन एंटिसिपेट पॉसिबल चेंजेस बिफोर द सिग्निफिकेंट रीवर्क इज रिक्वायर्ड. इसमें क्या करते हैं, जो आपके सॉफ्टवेयर प्रोसेस एक्टिविटीज़ हैं उसमें ही, उन एक्टिविटीज़ में ही आप चेंजेस को कोप करते जाएं. बिफोर कि आप पूरा सिस्टम बिल्ड करके यूज़र की रिक्वायरमेंट जो चेंज होगी उनको फुलफ़िल करें. बेटर अप्रोच ये होती है कि जब आप सॉफ्टवेयर डेवलप करते जा रहे हैं डिफरेंट इंक्रीमेंट्स में, उन डिफरेंट डेवलपमेंट फेजेस वाले टाइम में आप क्या करते जाएँ, यूज़र की जो चेंजेस हैं उनको कोप करते जाएँ. एट द एंड ऑफ द डे जब आप पूरा सॉफ्टवेयर कंप्लीट होने के बाद यूज़र की चेंजेस को केटर करेंगे तो इसका सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो बहुत इंक्रीज़ हो जाएगी. आप बजट से एक्सीड कर जाएंगे क्योंकि आपको इतना ज़्यादा रीवर्क दोबारा करना पड़ जाएगा. रीवर्क आप जिस तरह रिड्यूस कर सकते हैं, आप जो इंक्रीमेंट्स में डेवलप करके सॉफ्टवेयर को प्रोडक्ट दे रहे हैं यूज़र को, आप विद इन द डेवलपमेंट, ड्यूरिंग डेवलपमेंट आप क्या करते जाएँ, यूज़र्स की चेंज इनकॉर्पोरेट करते जाएँ. इसका बेस्ट वे क्या है, आप एक इंक्रीमेंट क्रिएट करें, यूज़र को दें, उसे उसकी वेरिफिकेशन वैलिडेशन कराएं, यूज़र ओके करते हैं, देन आप नेक्स्ट इंक्रीमेंट पे जाएँ. नेक्स्ट इंक्रीमेंट आप क्रिएट करें, यूज़र को फिर उसका एक आप इंटरफेस प्रोवाइड करें, फिर उसका एक छोटा सा मॉड्यूल प्रोवाइड करें, वो उस मॉड्यूल पे काम करें और उसके बाद फिर दोबारा आपके पास वो वेरिफिकेशन और वैलिडेशन आ जाए. इससे क्या होगा, अगर चेंज डेवलपमेंट टाइम के अंदर अंदर आप उसको केटर कर लेंगे तो आपकी सॉफ्टवेयर की कॉस्ट और आपकी रीवर्क कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी. एट द एंड ऑफ द डे जब कंप्लीट होने के सॉफ्टवेयर के बाद आप उस चेंज को इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपकी सॉफ्टवेयर कॉस्ट इतनी इंक्रीज़ करिए, आप आउट ऑफ बजट हो जाएंगे और वही वाला जो हमारे पास रह जाएगा जो सॉफ्टवेयर क्राइसिस का पहले एग्जिस्ट कर रहा था. फॉर एग्जाम्पल, आप प्रोटोटाइप सिस्टम में भी डेवलप टू शो सम की फीचर्स ऑफ दिस सिस्टम टू द कस्टमर. इस द सेम कोई एग्जाम्पल दी हुई जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया. आप इंक्रीमेंट्स क्रिएट करें, एक प्रोटोटाइप यूज़र को दें, उसे चेक कराएं कि यही इंटरफेस है, ऐसा ही आपको वेबसाइट का लिंक चाहिएगा, टॉप पे बैनर चाहिए था, फुटर पे आपको कॉन्टैक्ट अस के पेजेस चाहिए थे, लेफ्ट पे यूवीसी का मैसेज चाहिए था, राइट साइड पे पिक्चर चाहिए थी. आप उनको एक छोटा सा लेआउट या मॉडल प्रोवाइड करके दें, प्रोटोटाइप उनको प्रोवाइड करके दें. वो उन प्रोटोटाइप को देख के आपको उस पर वेलिडेशन दे, वेरिफिकेशन दे, कुछ चेंजेस सजेस्ट करें. आप वो चेंजेस ड्यूरिंग डेवलपमेंट टाइम वो इनकॉर्पोरेट कर लें ताकि आपका जो है रीवर्क भी कम हो और आपकी कॉस्ट जो है वो भी कम लगे. चेंज टॉलरेंस वेयर द प्रोसेस इज डिज़ाइन सो दैट द चेंजेस कैन बी अकोमोडेटेड एट द रिलेटिवली लो कॉस्ट. आप चेंज इसलिए टॉलरेंस है, आपके पास मल्टीपल किस्म की चेंजेस आ सकती हैं. अब जो आपका क्लाइंट होता है
वो कभी भी आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं होता। क्लाइंट को आप कभी भी 100% सेटिस्फाई नहीं कर सकते, और आप कोई भी सिस्टम ऐसा डेवलप नहीं कर सकते जो 100% सिक्योरिटी दे और वो 100% क्लाइंट की नीड फुलफिल करे, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम क्लाइंट्स की नीड जो है वो चेंज होती जाएगी। अब आप डेवलपर हैं, आपके पास डिफरेंट क्लाइंट की चेंजेस रिक्वेस्ट आ रही हैं, जो आपके पास डिफरेंट चेंजेस रिक्वेस्ट आ रही हैं, आपने उसमें से प्रायोरिटाइज करना है कि कौन सी चेंज जो है वो सिस्टम टॉलरेट कर लेगा और कौन सी चेंज जो है वो सिस्टम टॉलरेट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल कोई लो प्रायोरिटी चेंज है, कस्टमर को सिर्फ चाहिए कि उसे बैकग्राउंड कलर चेंज करना, दिस इज़ वेरी लो प्रायोरिटी चेंज, ये सिस्टम टॉलरेंट है इसके लिए। अगर आप उसकी ग्रीन बैकग्राउंड में देंगे या वाइट बैकग्राउंड में देंगे तो भी काम करेगा। आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करने से आपकी एप्लीकेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसका क्या मतलब कि वो जो चेंज है वो टॉलरेबल है क्लाइंट के लिए भी और डेवलपर के लिए भी। आपके पास जो डिफरेंट कस्टमर की चेंजेस रिक्वायरमेंट आ रही हैं, आपने तो उनमें से वो वाली चेंजेस देख लेनी है जो सिस्टम टॉलरेट कर सकेगा। जो सिस्टम टॉलरेट कर लेगा चेंजेस, आपको उनको सिस्टम में इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब आप वो सिस्टम में इम्प्लीमेंट ही नहीं करेंगे देन आपकी कॉस्ट ऑब्वियसली कम हो जाएगी, आपका रीवर्क भी कम हो जाएगा। दिस नॉर्मली इन्वॉल्व्स सम फॉर्म ऑफ द इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट। Proposed changes may be implemented in the increment that have not yet been developed. If this is possible, the only single increment, a small part of the system may have be altered to incorporate. दूसरी इसने एग्जांपल दी ये दी, अगर आप इंक्रीमेंटल मॉडल फॉलो करें, यूज़र ने आपको चेंज दिया तो आप वो चेंज नेक्स्ट इंक्रीमेंट में इनकॉर्पोरेट कर दें। जो डेवलप्ड इंक्रीमेंट में उसमें वो इनकॉर्पोरेट ना करें तो उससे भी आपकी कॉस्ट जो है कम हो जाएगी। आपको दोबारा से रीवर्क नहीं करना पड़ेगा, एक बने हुए इंक्रीमेंट में दोबारा से काम नहीं करना पड़ेगा। ओके, कोपिंग विद चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स। अब जो यूज़र की रिक्वायरमेंट डेली बेसिस पे चेंज हो रही है, अब उन रिक्वायरमेंट्स को किस तरह हैंडल करना है आप लोगों ने। सिस्टम प्रोटोटाइपिंग वेयर अ वर्जन ऑफ द सिस्टम और अ पार्ट ऑफ अ सिस्टम इज डेवलप्ड क्विकली टू चेक द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स एंड फिजिबिलिटी टू डिजाइन द सेम दिस ग्रोथ सपोर्ट change anticipation. Incremental delivery where the system increments are delivered to the customers for the comments and experimentation. This supports both change avoidance and change tolerance. क्या कह रहा है कि जब यूज़र की रिक्वायरमेंट्स हमारे पास चेंज हो रही है बार बार, उन रिक्वायरमेंट्स को हमने किस तरह हैंडल करना, उन चेंजिंग रिक्वायरमेंट को किस तरह हैंडल करना। बेटर अप्रोच ये है कि आप एक सिस्टम पूरा बिल्ड करने से पहले, बजाय इसके कि आप यूनिवर्सिटी की पूरी वेबसाइट बिल्ड करके कस्टमर को दे दें, फिर वो आपको कहे कि ये वाला पेज नहीं सही, वेब का होम पेज नहीं अच्छा, कॉन्टैक्ट अस वाले पेज में फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिंक आ रहे होने चाहिए थे, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे देता है। बेटर ये होता है कि आप सिस्टम डेवलप करते टाइम, सिस्टम के डेवलपमेंट के दौरान ही चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करते जाएँ। कैसे इनकॉर्पोरेट करें, आप एक वेबसाइट का सिर्फ फ्रंट पेज यूज़र को बना के दिखाएं। उस फ्रंट पेज पे आप जो है वो यूज़र के सारे रिव्यूज़ दें, उसमें यूज़र आपको बता देगा उसको क्या क्या चेंजेस करानी है इस वेबसाइट में, इसका बैकग्राउंड कैसा रखवाना है, इसका बैनर कैसा रखवाना है, इसमें टेक्स्ट कलर कैसा होना चाहिए, टेक्स्ट का फॉन्ट कैसा होना चाहिए, लेफ्ट पे क्या आना चाहिए, राइट पे क्या आना चाहिए, न्यूज़ फीड कैसी आनी चाहिए, वो सब कुछ आपको उस एक प्रोटोटाइप में दे देगा। बजाय इसके कि आप पूरा सिस्टम डेवलप करते हैं, आपने भी एक छोटा सा उसका एक मॉड्यूल डेवलप किया, उसने आपको चेंजेस बता दिए, आप वो सारे चेंजेस उसमें गेट कर देंगे। देन आप नेक्स्ट इंक्रीमेंट क्रिएट करेंगे, और जैसे ही नेक्स्ट इंक्रीमेंट क्रिएट करेंगे आप फिर यूज़र को देंगे कि वो इसकी वेरिफिकेशन करे, उसकी वैलिडेशन करे कि ये हमने नेक्स्ट इंक्रीमेंट में आपने जो चेंजेस बताई थी वो लगा दी हैं। आप वेरीफाई करेंगे कि आपको यही प्रोडक्ट चाहिए था, देन वो फिर उसको वैलिडेट करेगा। अगर तो उसकी चेंजेस नहीं होंगी वो ओके कर देगा और आप पूरा सिस्टम बना लेंगे। इसका क्या मतलब, आपने कस्टमर की जो चेंजिंग रिक्वायरमेंट की नीड थी उसको हैंडल कर दिया। अगर सेकंड इंक्रीमेंट में भी उसकी रिक्वायरमेंट चेंज होगी देन भी आप फ़ायदे में, आपने फिर भी अभी बाकी मॉड्यूल्स नहीं कंप्लीट किए, अभी आपने सेकंड इंक्रीमेंट में ही चेंजेस करके यूज़र को थर्ड मॉड्यूल दिखाया और उससे पूछा कि यही आपको चीज़ चाहिए थी। अभी हमने थर्ड मॉड्यूल में आपकी सारी चेंजेस जो है वो इनकॉर्पोरेट कर ली हैं। डिफरेंट इंक्रीमेंट्स में काम करके यूज़र से बार बार वेरिफिकेशन वैलिडेशन ले जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, यूज़र की जो एंड टाइम पे जो चेंजिंग रिक्वायरमेंट होती है उनसे बच जाते हैं, आपकी कॉस्ट इससे बच जाती है, आपका रीवर्क इससे बन जाता है और आपका सॉफ्टवेयर जो है वो गुड सॉफ्टवेयर बन जाता है। वजह इसके कि आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर सिस्टम को बना दें, कस्टमर को बना दें जो उसको फिजिबल ही ना हो, जिससे वो सेटिस्फाइड ही ना हो, आपका सेटिस्फाइड कस्टमर ही नहीं आपके प्रोडक्ट से, तो फिर उस सॉफ्टवेयर बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपको उस पर बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग रही है। ओके, नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग। अब हमने बार बार पढ़ा कि हम जब चेंज को इनकॉर्पोरेट करते हैं तो हम यूज़र को एक प्रोटोटाइप बना देते हैं, हम यूज़र को एक प्रोटोटाइप बना देते हैं। क्या है वो प्रोटोटाइप, होता क्या है, इसका मतलब क्या है प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप ऐसी चीज़ होती है जो हमारी किसी फिजिकल चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन हम एक छोटे से मॉड्यूल में रिप्रेजेंट करें। ऐसे ही जिस तरह आप सब लोग अपनी स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में डिफरेंट मॉडल्स बिल्ड करते होंगे साइंस प्रोजेक्ट्स की, वो क्योंकि आप सिस्टम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते थे तो आप उनके मॉडल्स क्रिएट करते हैं। मॉडल्स किस तरह क्रिएट करते हैं आप,
कि आपके पास कोई लार्जर सिस्टम है, उसकी आपने छोटी सी फिजिकल रिप्रेजेंटेशन यूज़र को दिखा दी, बजाय इसके कि आप पूरा कंप्यूटर डेवलप करें। आप क्या करते हैं, उसका एक छोटी सी पार्ट हार्ड या सॉफ्ट बना के यूज़र को दिखा देते हैं। आप पूरा मोबाइल डेवलप करें, उससे पहले आप क्या करते हैं, उसका डिज़ाइन देते हैं और उसकी सारी स्पेसिफिकेशन डिफाइन करते हैं। देन आप यूज़र से वेरीफाई कर लेते हैं क्या हम ये सिस्टम बिल्ड कर लें या नहीं बिल्ड करें। आपने वेबसाइट बनानी है, आप उसका इंटरफेस, उसका लेआउट सब कुछ डिसाइड करेंगे, पहले वो यूज़र को दिखाएंगे। अगर यूज़र एग्री करेगा कि मुझे ऐसी ही वेबसाइट चाहिए थी, मुझे ऐसा ही सिस्टम चाहिए था, ऐसा ही मेरा सॉफ्टवेयर होना चाहिए था, देन आप उस पर इम्प्लीमेंटेशन करना स्टार्ट करेंगे। प्रोटोटाइपिंग सिंपली मेरे पास क्या है, इनिशियल वर्जन है आपके किसी भी सिस्टम का। इनिशियल वर्जन में आप क्या दिखाएंगे, आप यूज़र्स की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी फुलफ़िल करके यूज़र को दे देंगे। और वो इनिशियली पूरा कंप्लीट सिस्टम नहीं होगा, एक ओवरव्यू होगा, एक फॉलो होगा, जनरलाइज आपने एक सिस्टम यूज़र को दिखा दिया, उसका इनिशियल व्यू दिखा दी कि आपकी जब वेबसाइट एट द एंड ऑफ द डे बनेगी तो वो इस किस्म की लगेगी। वो उस इनिशियल सिस्टम जो है वो आपकी पूरे सिस्टम की डेमोन्स्ट्रेशन होगी सिर्फ एक डिज़ाइन में। उस डिज़ाइन में आपने सब कुछ दिखा दिया होगा। इसकी सबसे आसान एग्जाम्पल मैं आप लोगों को ये दे देती हूँ। आप सब लोग, हम सब लोग घर बनाते हैं, ठीक है, ऐसा ही है। अब घर बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, ऐसे ही आते हैं, प्लॉट लिया, ऊपर जाके दीवारें खड़ी शुरू कर दी, नहीं, ऐसे कभी भी नहीं करते। आप प्लॉट लेते हैं, आप पहले जगह देखते हैं कि ये जगह कैसी है, यहाँ मुझे प्लॉट चाहिए। आप वो प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं, उस प्रॉपर्टी को परचेज़ करने के बाद आप उस पर उसका डिज़ाइन क्रिएट कराते हैं। आप आर्किटेक्चर से पहले अपने पूरे हाउस का डिज़ाइन क्रिएट कराते हैं। जब आपके उस हाउस का डिज़ाइन क्रिएट हो जाता है, देन आप उसमें डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं। जब भी आपके घर का नक्शा बनता है, जो भी आपका कंस्ट्रक्टर है वो हमेशा आपसे वो अप्रूव कराता है। और वो जो हाउस का आप अप्रूवल लेते हैं, आर्किटेक्चर लेते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो स्पेसिफिकली आपकी रजिस्ट्री करती हैं घर की और आपके घर के बने हुए नक्शे को अप्रूव करती हैं। वो अगर अप्रूव हो जाता है, देन आप उस पर डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं, देन आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं आके अपनी, देन आपका घर बनना स्टार्ट होता है। ये अब वो जो आर्किटेक्चर ने आपको पूरा लेआउट बना के दिया आपके घर का, वो आपके लिए क्या है, एक प्रोटोटाइप है, वो इनिशियल वर्जन। उसने आपको बजाय इसके कि आप पूरी बिल्डिंग खड़ी कर लेते, हम इस पूरा घर बना लेते और उसके बाद आप लोग कहते ये वाला रूम यहाँ नहीं होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था, इसमें ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, पोर्च नहीं होना चाहिए था, गैराज नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था। वो चेंजेस जो अब एक चीज़ बन जाने के बाद इम्प्लीमेंट करना डिफ़िकल्ट है, इसलिए हम क्या करते हैं, उससे पहले कंस्ट्रक्शन से पहले आपको एक प्रोटोटाइप दिखा देते हैं। उस प्रोटोटाइप में क्या होता है, आपके हाउस की पूरी डिटेल होती है, पूरा उसका डिज़ाइन बनाया, तो वो डिज़ाइन अप्रूविंग अथॉरिटी अप्रूव करती है कि ये ऑल दो स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट है या नहीं है। वो उन स्टैंडर्ड के अगेंस्ट अगर अप्रूव हो जाता है, देन आप उस पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। जब वो हमने डिज़ाइन बनाया था इनिशियली, तो आपके पास क्या था, प्रोटोटाइप। दिस इज एक्चुअली प्रोटोटाइप। अ प्रोटोटाइप इज एन इनिशियल वर्जन ऑफ द सिस्टम यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट द कॉन्सेप्ट्स एंड ट्राई आउट डिज़ाइन ऑप्शंस। डिज़ाइन ऑप्शन है सारे आपके पास, आपने इनिशियल वर्जन देना है अपने किसी भी प्रोडक्ट का, सिस्टम का। A prototype can be used in the requirement engineering process to help the requirement elucidation and validation. रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस में यूज़ करते हैं आप प्रोटोटाइपिंग, ताकि आप जो रिक्वायरमेंट है उनको वैलिडेट कर सकें। यूज़र से हर एक रिक्वायरमेंट उसकी प्रियोरिटी के अगेंस्ट वैलिडेट करते जाएंगे, ये टॉप प्रियोरिटी रिक्वायरमेंट है, ये वैलिडेट करें कि ये हमने फुलफ़िल की है या नहीं। ये नॉर्मल प्रियोरिटी रिक्वायरमेंट है, ये हमने फुलफ़िल किया उनके सिस्टम में या नहीं। ये लीस्ट प्रियोरिटी रिक्वायरमेंट है, ये हमने फुलफ़िल किया या नहीं। इन द डिज़ाइन प्रोसेस टू एक्सप्लोर द ऑप्शन एंड टू डेवलप द यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन। प्रोटोटाइपिंग आप डिज़ाइनिंग फेज़ में किस तरह कर सकते हो, आप डिज़ाइन या डायग्राम्स बना के देते हो यूज़र्स को, और उन डायग्राम्स की बेस पे वो अप्रूव करता है कि इधर उसे यही सॉफ्टवेयर चाहिए था, यही उसकी नीड थी, ये सब रिक्वायरमेंट्स उसकी फुलफ़िल हो गई या नहीं। वो आप डिज़ाइन फेज़ में करते हो। इन दी टेस्टिंग फेज़ आप रन करते हो, बैक टू बैक टेस्ट रन करते हो, उसमें वैलिडेशन करते हो। वो जो टेस्ट बार बार रन होते हैं वो एज अ प्रोटोटाइप टेस्ट कर रहे होते हो आपके, मैं सिस्टम में ये इनपुट डालूँ, फॉर एग्जांपल नेम वाली फील्ड में हेरा डालूँ या नेम वाली फील्ड में 1 2 3 करैक्टर डालूँ, कौन से करैक्टर जो है वो सिस्टम एक्सेप्ट करेगा, ये आप टेस्ट कर रहे हो। वो टेस्ट किस पे कर रहे हो, आप प्रोटोटाइप पे टेस्ट कर रहे हो, जो आपने इनिशियल वर्जन बनाया उसमें आप डाटा एंटर करके चेक कर रहे हो डेवलपर एंड पे कि मैंने नाम वाली जो फील्ड रखी थी उसमें सिर्फ करैक्टर डाटा टाइप ही होना चाहिए, उसमें कोई भी बंदा इलीगल वैल्यूज़ एंटर नहीं कर सके, उसमें 1 2 3 4 5 ऐसी वैल्यूज सारी एंटर करके मेरा जो डाटा बेस है उसको एक्सपायर ना कर सके। ओके, बेनिफिट्स क्या होते हैं इन प्रोटोटाइपिंग के, जब हम किसी भी सिस्टम का इनिशियल वर्जन यूज़र को रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमें क्या क्या बेनिफिट देता है। इम्प्रूव सिस्टम यूजेबिलिटी, आपके सिस्टम को यूज़ करना उसके लिए इम्प्रूव हो जाता है, आसान हो जाता है हमें सिस्टम को यूज़ करना, क्योंकि हम यूज़र को एक प्रोटोटाइप दिखा देते हैं, उसके माइंड में एक उसका लेआउट बन जाता है। एट द एंड ऑफ द डे जो उसको प्रोडक्ट मिलेगा, जो उसको सॉफ्टवेयर मिलेगा, वो किस तरह का दिखेगा, उसको किस तरह यूज़ करना है। अ क्लोजर मैच टू द यूज़र रियल नीड,
और क्या होता है, आप जो प्रोटोटाइप यूज़र को डेवलप करके देते हैं तो ऐसा फिजिकल फॉर्म में आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि उसको देखे आइडिया लगा ले कि मेरी रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफ़िल हो रही है। उसके इनिशियल वर्जन में वो टेस्ट करके देख ले कि क्या ये वही रिक्वायरमेंट्स हैं जो मुझे चाहिए थी, जो मैंने नीड इनको बताई थी, उसके अकॉर्डिंग ही ये सब कुछ फुलफ़िल हो रहा है या नहीं। ओके, इम्प्रूव डिज़ाइन क्वालिटी। आपका डिज़ाइन ऑब्वियसली प्रोटोटाइपिंग के से इम्प्रूव होगा, क्योंकि प्रोटोटाइपिंग में आप डिज़ाइन करके दिखा रहे हैं और डिज़ाइन के दौरान ही आपको कुछ लग रहा है कि यूज़र ने हमें बेसिक कुछ रिक्वायरमेंट्स नहीं दी, आप वो अपनी डिज़ाइन में इम्प्लीमेंट करके भी यूज़र को दिखा सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आप डिज़ाइन दिखाएं तो यूज़र अपनी न्यू रिक्वायरमेंट देता है, तो आपके सिस्टम का डिज़ाइन इंप्रूव हो जाता है। जब आपके पास गुड डिज़ाइन होगा तो आप गुड प्रोडक्ट डेवलप कर सकेंगे। अगर आपका डिज़ाइन ही गुड नहीं है, आप कभी गुड प्रोडक्ट डेवलप नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज़ इम्प्रूव मेंटेनेबिलिटी। मेंटेनेबिलिटी इसलिए इम्प्रूव हो जाती है क्योंकि आपने हर एक स्टेज पे यूज़र को अपने साथ रखा होता है, उससे चेंजेस की रिक्वायरमेंट ली होती है, आपने अपने सिस्टम को बार बार वेरीफाई किया होता है, उसके अगेंस्ट आपके लिए मेंटेन करना चीज़ों को आसान होता है, इसलिए कि आपने वो चीज़ ही यूज़र के नीड के अकॉर्डिंग बना के दी है। तो जब आप उसे डिप्लॉय करेंगे तो सिर्फ जब सॉफ्टवेयर इवॉल्व होगा उस टाइम पे आपको चेंजेस की रिक्वायरमेंट होगी। आप बाकी सारी चेंजेस जो हैं वो यूज़र से डिज़ाइनिंग टाइम पे ही कैटर करवाए जा रहे हैं। रिड्यूस डेवलपमेंट एफर्ट। आपकी डेवलपमेंट एफर्ट इसलिए कम हो जाएगी, जब आपने एक डिज़ाइन अप्रूव करा लिया तो उसका क्या मतलब, उस डिज़ाइन के अगेंस्ट ही आपने सारी डेवलपमेंट करनी। जो भी सॉफ्टवेयर बनाना है आपने उस डिज़ाइन के अगेंस्ट बनाना है। ऐसा नहीं होगा कि आपने डेवलप कर ली चीज़ और एट द एंड ऑफ द डे कस्टमर आके कह देगा कि मेरी अब ये रिक्वायरमेंट चेंज होगी, आप मुझे इस तरह की चीज़ बना देना। आप कस्टमर को साथ लेके चल रहे हैं, आप उन्हें पहले प्रोटोटाइप दिखाएंगे। प्रोटोटाइप डेवलपमेंट जो कॉस्ट है और एफर्ट है वो कम है, क्योंकि आपने एक इनिशियल छोटा सा वर्जन यूज़र को बना के दिखा दी कि आपको ऐसी वेबसाइट चाहिए थी, आपको ऐसा सिस्टम चाहिए था। बजाय इसके कि आप पूरी कंस्ट्रक्शन कर लें बिल्डिंग की, आप पूरी वेबसाइट डेवलप कर लें, पूरा सॉफ्टवेयर बना लें और उसके बाद कस्टमर जो है वो आपको चेंजेस करे, तो आपका डेवलपमेंट टाइम एंड एफर्ट एंड कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग जाएगी, क्योंकि आपको सिस्टम पूरा दोबारा स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा। ये एडवांटेज है प्रोटोटाइपिंग का कि आप जब प्रोटोटाइप दे रहे हो तो उसमें ही चेंजेस हो रही हैं, आपकी थोड़ी सी डेवलपमेंट टाइम लगी। आपने डिज़ाइन में मिनिमम मैक्सिमम 2-3 आवर्स स्पेंड किए और आपने एक सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन बिल्ड करके अपने क्लाइंट को दिखा दिया कि अगर दिस इज़ ओके और नॉट। अगर आप वो सॉफ्टवेयर डेवलप करने लगते हैं मे बी आपको 15 to 20 डेज़ लग जाते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे जब सॉफ्टवेयर डेवलप होता आप कस्टमर को पास डिप्लॉय करने जाते हैं तो आपकी एफर्ट भी वेस्ट हो जाती है, आपकी कॉस्ट भी वेस्ट हो जाती है, एनर्जी भी, सब कुछ वेस्ट हो जाता है आपका। क्यों? क्योंकि कस्टमर की सिर्फ एक रिक्वायरमेंट चेंज हो गई थी। इसलिए आप हमेशा प्रोटोटाइपिंग करके कस्टमर से उनकी रिक्वायरमेंट्स गैदर करके काम करते हैं उनके। ओके, द प्रोसेस ऑफ प्रोटोटाइप डेवलपमेंट। ये प्रोसेस इस डायग्राम में एक्सप्लेन किया हुआ वही जो मैं आपको थ्योरी में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ सारा। सबसे पहले आप क्या करते हैं, इस्टेब्लिश प्रोटोटाइप ऑब्जेक्टिव, डिफाइन प्रोटोटाइप फंक्शनैलिटी, डेवलप प्रोटोटाइप, इवेलुएट प्रोटोटाइप। सबसे पहले क्या करना होता है, आपने प्लानिंग करनी होती है सबसे पहली फेज़ में, जिसमें आप प्लान करते हो कि हमने प्रोटोटाइप बनाना किस तरह है और क्या प्रोटोटाइप बनाना है। वो किसकी बेस पे डिपेंड करता है, जो हमें सारी रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो यूज़र ने दी होती हैं, उनकी बेस पे आप क्या करते हो, प्रोटोटाइप प्लान बना लेते हो। नेक्स्ट क्या होता है, प्रोटोटाइप की आउटलाइन डेफिनेशन होती है, उसमें आप क्या करते हो, फंक्शनैलिटी बताते हो कि ये जो हम इनिशियल मॉडल देंगे, इनिशियल वर्जन देंगे यूज़र को किसी भी सॉफ्टवेयर का, वो क्या क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा, बीटा वर्जन में वो क्या क्या चेक करेगा। देन उसके बाद उसका अपग्रेडेड और फाइनल वर्जन आएगा जिसमें आपके सारे रिव्यूज़ होंगे। इस वर्जन में भी आपने आउटलाइन डेफिनेशन में उसकी फंक्शनैलिटी बतानी कि ये जो मेरा प्रोटोटाइप है इसने क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करने हैं। वो फंक्शंस किसके अगेंस्ट होंगे, हर एक यूज़र की रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट कोई ना कोई फंक्शनैलिटी सिस्टम जो है वो हमारा परफॉर्म कर रहा होगा। नेक्स्ट वन इज़ डेवलप प्रोटोटाइप। इस फेज़ में आप क्या करते हैं, आपका जो प्रोटोटाइप आपने डिसाइड कर लिया है कि ये फंक्शनैलिटी होगी, आप उस फंक्शनल को सिस्टम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि जो हमने यहाँ पर फंक्शनैलिटी हाईलाइट्स की थी, क्या जो हमारा प्रोटोटाइप है वो वाकई उनको फुलफ़िल कर रहा है, वो सारी जो भी एग्जीक्यूटेबल फाइल, जो भी सारी फंक्शनैलिटी थी वो वाकई एग्जीक्यूटेबल है, प्रोटोटाइप हमारा काम कर रहा है, वर्किंग कंडीशन में है या नहीं। नेक्स्ट लास्ट वन फेज़ में आप एवेलुएट करते हो और एवेलुएशन रिपोर्ट्स जनरेट करते हो, वो भी यूज़र्स की एंड होती हैं, यूज़र्स की डिमांड होती है, वो एवेलुएट करते हैं आपके सिस्टम को कि इधर जो आपने हमें फर्स्ट प्रोटोटाइप दिखाया हमारे सॉफ्टवेयर का, हमारी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम का, वो ओके है या नहीं ओके, उसमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत है या उसमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत नहीं है, एज़ इट इज़ उसको एक्सेप्ट करना है या उसमें माइनर चेंजेस करानी है कुछ या मेजर चेंजेस करानी है। वो सारी एवेलुएशन रिपोर्ट आपको मिलती है प्रोटोटाइपिंग टेस्टिंग के बाद, जब आप प्रोटोटाइप एक दफ़ा यूज़र को देते हैं और उस रिपोर्ट की बेस पे आप नेक्स्ट जो है वो सिस्टम डेवलप करना स्टार्ट करते हैं।
Okay, prototype development may be based on a rapid prototyping languages or tools may involve learning and leading and functionality. Prototypes should focus on the areas of the product that are not well understood. Error checking and recovery may be included in the prototype and focus on the functional rather than the non-functional requirement. 3 बेसिक फंक्शनैलिटीज़ हैं जो इन्वॉल्व है आपकी प्रोटोटाइपिंग में. फर्स्ट वन है, आप जो भी प्रोटोटाइप डेवलप कर रहे हैं वो यूज़र की नीड्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए. आपने जो रिक्वायरमेंट एनालाइज़ की हैं, उन रिक्वायरमेंट को प्रायोरिटाइज़ किया है, उन प्रायोरिटाइजेशन की बेस पे ही आपने क्या करना है, अपना प्रोटोटाइप का जो फर्स्ट इनिशियल वर्जन होगा सिस्टम को डेवलप करके देना है, यूज़र को डेवलप करके देना है. सेकंड क्या होना चाहिए, आपका प्रोटोटाइप जो है उसमें टेस्टिंग वाली फेज़ मस्ट इन्वॉल्व होनी चाहिए. आपने उसमें एरर चेकिंग, एरर हैंडलिंग मस्ट की हुई हो. आपने सारा सिस्टम जो है वो अपने एंड पे वैलिडेट किया हो, एक दफ़ा वो वेरीफाई कर रहा हो कि जो यूज़र्स की रिक्वायरमेंट थी उनके अगेंस्ट ही इनिशियल वर्जन बना है और ये उन यूज़र की रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट ही हमें आउटपुट जनरेट करके दे रहे हैं. थर्ड जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट प्रोटोटाइपिंग में होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आपका मेन फोकस सिर्फ फंक्शनल रिक्वायरमेंट पर होना चाहिए. नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स पे आपका फोकस नहीं होना चाहिए जब आप प्रोटोटाइप दे रहे हैं. एट द एंड ऑफ द डे आप जो सिस्टम फुल कंप्लीट प्रोवाइड करें उसमें आपका फोकस दोनों पे होना चाहिए, फंक्शनल रिक्वायरमेंट एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट. मगर जब आप प्रोटोटाइप दे रहे हैं तो उसमें बेसिक इनिशियल वर्जन में आपकी फंक्शनैलिटी होनी चाहिए. आपको टोटल जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो यूज़र की फुलफ़िल करनी है कि ये जो इनिशियल वर्जन है उसमें वो क्या क्या चाहता था. क्लिक हो रहा है तो नेक्स्ट पेज पे मूव कर रहा है या नहीं मूव कर रहा. मैं प्रोसीड करी हूँ तो मुझे चेकआउट वाले पेज पे लेकर आ रहा है या नहीं लेकर आ रहा है. मैं बाय करी हूँ, कोई आइटम वहाँ से डिडक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा. मैं उसको कार्ट में से डिलीट करी हूँ, वो ख़त्म हो रहा है या नहीं हो रहा मेरे सिस्टम से. ये सारी यूज़र की फंक्शनैलिटी, ये सब फंक्शनल रिक्वायरमेंट. नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट वो कितना सिक्योर है, कोई हमारी साइट हैक तो नहीं कर रहा, उसका रिस्पांस टाइम कितना अच्छा है, विद इन सेकेंड्स किस तरह टाइम आ रहा है. इन पर आपने फोकस नहीं करना. आपने जब भी प्रोटोटाइप देना है आपने सिर्फ यूज़र की फंक्शनल रिक्वायरमेंट पे क्लिक करना है कि मैं ओके के बटन पे क्लिक करूँ तो मुझे नेक्स्ट पेज पे ले जाए, मैं प्रोसीड के बटन पे क्लिक करूँ तो मुझे ऑर्डर वाले पेज पे ले जाए, मैं अपने कार्ट से कोई आइटम डिलीट करूँ तो वो मेरे कार्ट में से रिमूव हो जाना चाहिए. सारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं यूज़र की. ओके, थ्रू अवे प्रोटोटाइप भी एग्जिस्ट करते हैं. ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो प्रोटोटाइप डेवलप किया है कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग डेवलप किया मगर कस्टमर उस प्रोटोटाइप से सेटिस्फाई नहीं, उसके डिज़ाइन, उसके लेआउट, किसी भी चीज़ से कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है तो वो थ्रू अवे प्रोटोटाइप्स बन जाते हैं. मतलब कि आप उन्हें यूटिलाइज़ नहीं कर सकते. आप नेक्स्ट इंक्रीमेंट में एक नेक्स्ट प्रोटोटाइप कस्टमर को दिखाते हैं, वो उस पर अपनी रिक्वायरमेंट्स चेक करता है, उसको वैलिडेट करता है और देन वो आप प्रोटोटाइप जो है वो मेन सिस्टम में डेवलप करते हैं. प्रोटोटाइप शुड बी डिस्कार्डेड आफ्टर द डेवलपमेंट एज दे आर नॉट गुड बेसिस फॉर अ प्रोडक्शन सिस्टम. सिर्फ वही वाले प्रोटोटाइप्स आप डिस्कार्ड कर देते हैं जो आपको लगता है कि यूज़र की नीड्स को फुलफिल नहीं करे या जिनको यूज़र जो है वो टोटली रिजेक्ट कर देता है और आप उसको सिस्टम में डेवलप नहीं कर सकते. इट मे बी इम्पॉसिबल टू ट्यून दिस सिस्टम टू मीट नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट. अगर आपने अपना प्रोटोटाइप ऐसा डेवलप कर लिया है जो कि सिर्फ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रहा है, यूज़र की बेसिक फंक्शनल रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं कर रहा, तो वो आपका थ्रो अवे प्रोटोटाइप है. क्योंकि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आर कंसर्न विद एफिशिएंसी, रिस्पॉन्सिवनेस एंड सिक्योरिटी. ये यूज़र के मेन कंसर्न है. उसका मेन कंसर्न तो ये है कि उसको एक ई-कॉमर्स की वेबसाइट चाहिए जिस पे वो सेल एंड परचेजेस कर सके. उसके प्रोडक्ट की डिटेल आए, उसमें प्रोडक्ट डिडक्ट हो रहे हैं, उसमें प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, उसमें प्रोडक्ट परचेज हो रहे हो. ये उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट ही आपने फुलफ़िल नहीं की. आपने सिर्फ उसको एक ऐसा सिस्टम बना दिया जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करे है, जिसमें आप ये क्लेम करें कि हमारा सिस्टम जो है, हमारी वेबसाइट जो है ये बहुत सिक्योर है, हमने आपको बहुत सिक्योर वेबसाइट बना के दी, कोई इस पर अटैक नहीं कर सकता, इसका रिस्पॉन्स टाइम 2 सेकंड है. दिस इज़ थ्रो अवे प्रोटोटाइप. कस्टमर उसको कभी भी वेरीफाई नहीं करेगा. नेक्स्ट इज़ प्रोटोटाइप्स आर नॉर्मली अनडॉक्यूमेंटेड. आप कभी भी अपने प्रोटोटाइप्स को डॉक्यूमेंट नहीं करते क्योंकि कुछ में बहुत सारे प्रोटोटाइप जो हैं वो थ्रो अवे होते हैं और कुछ नॉर्मल जो एक्सेप्टेबल प्रोटोटाइप्स होते हैं आप उनको डॉक्यूमेंट कर लेते हैं. दी प्रोटोटाइप स्ट्रक्चर इज यूजली डिग्रेडेड थ्रू दी रैपिड चेंजेस. दी प्रोटोटाइप प्रोबेबली विल नॉट मीट दी नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड. दो और चीज़ें प्रोटोटाइप में ये होती हैं, आप जो प्रोटोटाइप या इनिशियल वर्जन यूज़र को दे रहे होते हैं उसमें आप कोई भी स्टैंडर्ड या क्वालिटी मेजर्स जो होते हैं वो नहीं रख के दे रहे होते. आप फिर उसमें मेन फोकस किस पे करते हैं, फंक्शनैलिटी पे, उसकी डिज़ाइन पे, उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे, ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स पे आपका मेजर फोकस इसलिए नहीं होता क्योंकि आप सिर्फ वो इनिशियल वर्जन यूज़र को दिखा रहे होते हैं जिसमें आपने ये वेरीफाई करना होता है कि ये जो रिक्वायरमेंट्स हमने यूज़र को दी हैं अदर वो रिक्वायरमेंट्स सही हैं, हम वो फुलफ़िल कर रहे हैं अपने इनिशियल वर्जन में. अब वो अगर हम इनिशियल वर्जन में फुलफ़िल करें दैन वो हम नेक्स्ट वर्जन में कंप्लीट करके यूज़र को देंगे और नेक्स्ट वर्जन में हम क्या करते हैं, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं कि ये हमारा क्वालिटी. ओके, नेक्स्ट इज़ इंक्रीमेंटल डिलीवरी. इंक्रीमेंटल डिलीवरी जिसे हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया, क्या होती है, आप डिफरेंट इंक्रीमेंट्स
जो है उसमें डेवलपमेंट करते हैं और हर इंक्रीमेंट में आप कस्टमर को इन्वॉल्व करते हैं और कस्टमर को इन्वॉल्व करने के बाद हर इंक्रीमेंट में आप वेरिफिकेशन और वैलिडेशन कराते हैं कस्टमर से। Rather than deliver the system as a single delivery, the development and the delivery is broken down into increment, with each increment delivered part of the required functionality। यही बात हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी और यही बात यहाँ पर रिपीट हो रही है कि इंक्रीमेंटल डिलीवरी में हम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट इंक्रीमेंट्स में डेवलप करते हैं और हर इंक्रीमेंट कोई ना कोई आउटपुट जनरेट कर होता है, कोई ना कोई रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी जो है वो यूज़र को दे रहा होता है। User requirement are prioritized and the highest priority requirements are included in the early increments। यही चीज़ मैंने एक्सप्लेन की थी, जो भी यूज़र की रिक्वायरमेंट्स हैं आप उनकी प्रायोरिटीज़ निकालते हैं और जो टॉप प्रायोरिटी है, फिर सेकंड प्रायोरिटी और जो थर्ड प्रायोरिटी, डिफरेंट प्रायोरिटीज़ की बेस पे आप डिफरेंट इंक्रीमेंट्स जो हैं वो डेवलप करते हैं। फॉर एग्जांपल टॉप प्रायोरिटी ये है कि हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो वेब पेज है उसमें जो बैनर है वो वीडियो वाला होना चाहिए, वो टॉप पे होना चाहिए और जो फुटर है वो एंड पे आना चाहिए, उसमें कॉन्टैक्ट अस वाला पेज लास्ट में आना चाहिए। ये हमारी टॉप प्रायोरिटी। सेकंड प्रायोरिटी ये है कि हमारे पास एक स्टूडेंट्स का भी एक पेज होना चाहिए और एक टीचर्स का भी पेज होना चाहिए जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स से रिलेटेड हो, टीचर्स वाले पेज में सारी इन्फॉर्मेशन टीचर से रिलेटेड हो। सेकंड मोस्ट प्रायोरिटी। थर्ड मोस्ट प्रायोरिटी है उसमें कॉन्टैक्ट अस का पेज होना चाहिए नहीं होना चाहिए, दिस इज थर्ड मोस्ट प्रायोरिटी। अब इन प्रायोरिटीज़ की बेस पे आपने इंक्रीमेंट्स डेवलप करने। आपने फर्स्ट इंक्रीमेंट में वेब का फर्स्ट पेज प्रोवाइड कर देना यूज़र को, सेकंड इंक्रीमेंट में आपने टीचर जो स्टूडेंट का पेज प्रोवाइड करना, थर्ड इंक्रीमेंट में आपने कॉन्टैक्ट अस का पेज डेवलप कर लेना। वंस द डेवलपमेंट ऑफ इंक्रीमेंटेड इज स्टार्टेड द रिक्वायरमेंट्स आर फ्रोजन। दो रिक्वायरमेंट्स फॉर द लेटर इंक्रीमेंट्स कैन कंटिन्यू टू इवॉल्व। जब आपका इंक्रीमेंट यानी कि फर्स्ट इंक्रीमेंट स्टार्ट हो गया, आपने वेब पेज फर्स्ट होम पेज बनाना शुरू कर दिया, देन उस पेज की रिक्वायरमेंट्स जो है वो आपने फ्रीज़ कर दी। उसके बीच में इंक्रीमेंट जो डेवलप हो रहे हैं उसके बीच में आप रिक्वायरमेंट चेंज नहीं कर सकते। जब वो इंक्रीमेंट कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद यूज़र ने कोई रिक्वायरमेंट चेंज करना चाहता है यूज़र, तो वो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट इंक्रीमेंट में इनकॉर्पोरेट कर देंगे। जो आपका बिल्ड हो गया एक इंक्रीमेंट उसमें आप वो चेंज इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे। ओके, इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट एंड इंक्रीमेंटल डिलीवरी दोनों में डिफरेंस क्या है। इंक्रीमेंटल डेवलप में हम क्या करते हैं, सिस्टम डेवलप करते हैं और इंक्रीमेंटल डिलीवरी में जो आप एक इंक्रीमेंट बना रहे होते हैं वो आप कस्टमर को डिलीवर करते हैं, वो उसको वैलिडेट करता जाता है। जैसे जो वो साथ वैलिडेट करता जाता है हम उसके बाद आखिर में उसको कंबाइन करके एक कंप्लीट फुल फ्लेज सिस्टम यूज़र को दे देते हैं। Develop the system in increments and evaluate each increment before proceeding to the development of the next increment। Normal approach used in agile method evolution done by the customer and proxy। यही बताया हुआ है कि इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट में हम क्या करते हैं, हर एक इंक्रीमेंट में चीज़ें डेवलप कर रहे होते हैं, वो डेवलप्ड इंक्रीमेंट हम अपने कस्टमर्स को देते हैं, कस्टमर जिसको वेरीफाई करता है। सेम यही काम हम एजाइल में फॉलो कर रहे होते हैं। ओके, इंक्रीमेंटल डिलीवरी में क्या था, डिप्लॉय एन इंक्रीमेंट फॉर द यूज बाय द एंड यूजर, मोर रियलिस्टिक एवैल्यूएशन अबाउट द प्रैक्टिकल यूज ऑफ सॉफ्टवेयर, डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ द सिस्टम एज इंक्रीमेंट हैज लेस फंक्शनैलिटी देन द सिस्टम बीइंग रिप्लेस्ड। इंक्रीमेंटल डिलीवरी में क्या होता है, वो जो सारे इंक्रीमेंट्स यूज़र ने वेरीफाई कर दिए हैं उन सबको हम डिलीवर कर देते हैं, एक कंबाइंड सॉफ्टवेयर सिस्टम बना के आपके सिस्टम पे डिप्लॉय करके रख देते हैं और वो फुल एक सिस्टम एट द एंड ऑफ द डे आपके पास फुल फंक्शनैलिटी के साथ अवेलेबल होता है। ओके, इंक्रीमेंटल डिलीवरी को यही सेम डायग्राम एक्सप्लेन किया हुआ। सबसे पहले हमारे पास क्या होती है, रिक्वायरमेंट्स डेफिनेशन होती है। हम क्या करते हैं, यूज़र की रिक्वायरमेंट आउटलाइन कर लेते हैं, उन रिक्वायरमेंट्स को हम डिफरेंट इंक्रीमेंट को असाइन कर देते हैं कि फर्स्ट इंक्रीमेंट में हमने होम पेज बनाया है, सेकंड इंक्रीमेंट में हमने कस्टमर स्टूडेंट्स का पेज बनाया है, थर्ड इंक्रीमेंट में हमने कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाना है। ये असाइनमेंट हमने हर एक इंक्रीमेंट को असाइन कर दी। जब असाइनमेंट असाइन हो गई इंक्रीमेंट को तो ऑब्वियसली डिज़ाइन फेज़ आएगा, हम उसका स्ट्रक्चर डेवलप करेंगे और वो स्ट्रक्चर यूज़र से वेरीफाई कराएंगे कि ये सही है डिज़ाइन, ये डायग्राम से आप देख लें ऐसा सिस्टम बनेगा। ऐसा सिस्टम अगर बन जाएगा देन हम उसकी किस में आएंगे, डेवलपमेंट में आएंगे। डेवलपमेंट में क्या होगा, एक इंक्रीमेंट फॉर एग्जांपल वेब पेज का होम पेज जो बनाना है वो इस फेज़ में शुरू हो जाएगा, इस डेवलपमेंट इंक्रीमेंट में। इसमें आप क्या करेंगे, एक होम पेज बना देंगे। ये होम पेज बनाने के बाद आप यूज़र से उसी टाइम वैलिडेट करा लेंगे कि यार ये हमने होम पेज बनाया है, बैनर टॉप पे रखा है, फुटर एंड पे रखा है, किसी की तस्वीर लेफ्ट पे लगाई है, टेक्स्ट उनका राइट पे रखा है, आपके बैनर में वीडियो है, राइट साइड पे हमने आपकी न्यूज़ फीड चलाई हुई है। ओके, जब ये एक इंक्रीमेंट वैलिडेट हो गया तो आपने सेम यही वाली साइकिल जो है, जो भी हमने यहाँ से स्टार्ट की है, ये वाली साइकिल, ये वाली यहाँ से फॉलो करते हुए जाना है और यहाँ तक दोबारा आपने सेकेंड इंक्रीमेंट के लिए काम कर लेना। जब आपके पास सारे इंक्रीमेंट कंबाइन हो जाएंगे तो आपने उन सबको इंटीग्रेट कर देना है। इंटीग्रेट करने का मतलब 3 थे हमारे पास इंक्रीमेंट, उन तीनों इंक्रीमेंट को हमने क्या कर लिया है, अब यहाँ पर आके कंबाइन कर लिया इस वाली फेज़ में, इसमें सबका यूनियन हो जाएगा।
आप जब इंटीग्रेट हो गए सिस्टम तो आपने पूरे सिस्टम को भी दोबारा वैलिडेट करना है, चेक करना है कि जब हम इन सारे मॉड्यूल को आपस में मिलाए तो ऐसा तो नहीं कि सिस्टम ख़राब हो गया, क्या सिस्टम वाकई वो काम कर रहा था जो हमने इन सब सिस्टम्स इन मॉड्यूल्स को बना के हमें चाहिए था, वो फुलफ़िल हो रहा है। अगर तो वो फुलफ़िल हो रहा है तो आपने वो सिस्टम डिप्लॉय कर देना है। डिप्लॉय का मतलब आपने उधर जाकर इंस्टॉल कर देना है जिस सिस्टम यूज़र के लिए आपने वो सिस्टम बनाया होगा, और एट द एंड आपके पास वो फाइनल सिस्टम आपके ऑर्गेनाइजेशन में पड़ा है और वो काम करेगा। ओके, एडवांटेजेस क्या है इंक्रीमेंटल डिलीवरी के? कस्टमर्स वैल्यूज़ कैन बी डिलीवर्ड विद ईच इंक्रीमेंट सो द सिस्टम फंक्शनैलिटीज अवेलेबल अर्लियर। हर एक इंक्रीमेंट में वेब पेज का जो हमने होम पेज बनाया है, कस्टमर वाला पेज बनाया है, स्टूडेंट्स वाला पेज बनाया है, टीचर्स वाला पेज बनाया है, एंड देन कॉन्टैक्ट अस वाला पेज बनाया, हमने हर एक इंक्रीमेंट यूज़र को दिखाया था, उसने वेरीफाई किया था और उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही थी तो ही हमने वो इंक्रीमेंट एंड किया था। देन क्या है, अर्ली इंक्रीमेंट एक्ट एज अ प्रोटोटाइप टू हेल्प इलिसिट रिक्वायरमेंट फॉर द लेटर इंक्रीमेंट। जो हमने पहले वाला इंक्रीमेंट बना लिया है वो क्या करता है, हमें इस चीज़ में आसानी करता है, जो हमने अगला इंक्रीमेंट बनाना उसमें हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर हैं, जो भी रिक्वायरमेंट है वो हम फिर पिछले इंक्रीमेंट से गेट कर लेते हैं, बार बार यूज़र से जाके नहीं मांगनी पड़ती। हमने अब जो एक प्रोटोटाइप यूज़र को दिखा दी उसी से हम रिक्वायरमेंट गेट कर ले, अगला फेज जो है स्टार्ट कर देते हैं। लो रिस्क ऑफ ओवरऑल प्रोजेक्ट फेलियर, पूरा प्रोजेक्ट फेलियर होने का रिस्क इसलिए कम होता है क्योंकि आप हर इंक्रीमेंट जो यूज़र को दिखाते जा रहे हैं वहीं पे वेरीफाई कर देते जा रहे हैं, तो बहुत कम चांस होगा कि एंड पे जाकर यूज़र कह देगा कि मुझे ये पूरा सिस्टम ही नहीं सही लगता। ठीक है, द हाईएस्ट प्रायोरिटी सिस्टम सर्विसेज टेंड टू रिसीव द मोस्ट टेस्टिंग। प्रायोरिटी हाईएस्ट ये होती है इस सिस्टम की इंक्रीमेंटल डिलीवरी में, आप हर इंक्रीमेंट को उसके साथ साथ टेस्टिंग करते जा रहे हो, तो जब ऑब्वियसली आपकी टेस्टिंग अच्छी है तो आपका प्रोडक्ट जो है वो अच्छा है। ओके, प्रॉब्लम्स क्या है इंक्रीमेंटल डिलीवरी के? फ़ायदे भी हैं हर चीज़ के नुकसान भी है। मोस्ट सिस्टम रिक्वायर्स अ सेट ऑफ द बेसिक फैसिलिटी दैट आर यूज्ड बाय द डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिस्टम एज रिक्वायरमेंट्स आर नॉट डिफाइंड इन डिटेल until an increment is to be implemented. It can be hard to identify common facilities that are needed by the all increment. क्या कह रहा है, डिफ़िकल्ट टास्क ये है कि हर एक इंक्रीमेंट की अपनी कोई डिफाइंड फंक्शनैलिटी डिफाइन है और हमने उस इंक्रीमेंट में वो फंक्शनैलिटी फुलफ़िल करके देनी यूज़र को। ये बहुत मुश्किल होता है कि आप डिफरेंट इंक्रीमेंट्स में ये आइडेंटिफाई कर लें कि इन दोनों की कॉमन फंक्शनैलिटी क्या होगी, क्योंकि हर इंक्रीमेंट की स्टार्ट में हमने डिफरेंट फंक्शनैलिटी डिफाइन की है, तो ये एक डिफ़िकल्ट टास्क है। ऐसा भी हो सकता है दो मॉड्यूल की आपस में एक ही फंक्शनैलिटी हो, तो हमें आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। ओके, द एसेंस ऑफ आइटरेटिव प्रोसेस इज़ दैट द स्पेसिफिकेशन इज़ डेवलप्ड इन कंजक्शन विद सॉफ्टवेयर। आपकी जो स्पेसिफिकेशन है वो क्या मीट कर रही है उसको जो आपने सॉफ्टवेयर बनाया था? इसका मतलब ये है कि जो आपने रिक्वायरमेंट्स दी थी हर आइटरेशन पे वो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही हैं आपके एंड जो सॉफ्टवेयर बन रहा है उसके लिए। However, this conflict with the procurement model of many organizations where the complete system specification is a part of a system development contract. ये क्या होता है, मोस्टली जो सिस्टम होते हैं, जो डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट होता है, वो क्या करता है, पूरे कंप्लीट सिस्टम की स्पेसिफिकेशन दे देता है आपको, आपके कॉन्ट्रैक्ट में वो सारी स्पेसिफिकेशंस लिखी होती हैं, आप उन स्पेसिफिकेशंस को देख के डिफरेंट इंक्रीमेंट बनाते हो और डिफरेंट इंक्रीमेंट जो है वो डेवलप कर देते हो। इसमें आप नुकसान ये है कि जब आपको एक कॉन्ट्रैक्ट में रिटर्न रिक्वायरमेंट मिल गई है तो ये सेम आपके पास वाटरफॉल मॉडल की तरह काम करना शुरू हो गया। इसके लिए आपको हर इंक्रीमेंट यूज़र से टेस्ट कराना जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। ओके बेटे, ये जो लेक्चर है ख़त्म हो गया है यहाँ पर हमारे किसके साथ, इंक्रीमेंटल डिलीवरी प्रॉब्लम्स के साथ। इसे जो नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे उसमें भी हम प्रोसेस मॉडल पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को ये चेंज समझ आ गई है देन ओके, हम नेक्स्ट लेक्चर पे मूव करेंगे। और अगर किसी को कुछ समझ नहीं आई तो ये जो ऑनलाइन क्लास है हमारी इस वीक में 2 क्लासेस होंगी, दोनों क्लासेस में हम इसी लेक्चर को कवर करेंगे और आपकी जो भी क्यूरीज हैं हम उनको रिजॉल्व करेंगे और हम सीखेंगे फर्दर किसी केस स्टडी के साथ। मैं आपको केस स्टडी दूँगी कि किस तरह आप इसमें चेंजेस हैंडल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।